Hello everyone, welcome to your class in the education world. This is Kajal Mahajan teaching you the subject of the business studies. तो आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं दैट इज हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स. किस तरह से इंडिया में जो है वो ट्रेड और कॉमर्स की शुरुआत हुई थी. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लेक्चर है ये. रीजन बिहाइंड थोड़ा सा हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, हम लोग समझेंगे कि किस तरह से आज का जो कॉमर्स का फेस है वो हमें देखने को मिला. So let's get started. The very first slide is the history of trade and commerce. So हमारे पास जब इंडिया में स्टार्ट हुआ ना ट्रेड एंड कॉमर्स का, तो बिल्कुल ये चीज मानी नहीं जाती थी. मतलब एग्जैक्ट जो वर्ड्स थे, जिस तरह से आज बड़े प्रोफेशनल से वर्ड है हमारे पास ट्रेड एंड कॉमर्स, ऐसा कुछ नहीं था. सिर्फ इतना था कि इंडिया जो था, आपको सबको पता है, उसको सोने की चिड़िया कहा जाता था. तो इंडिया के पास बहुत सारे रिसोर्सेज थे और सबसे बड़ा रिसोर्स जो था वो था दैट इज स्पाइस. स्पाइस मीन्स मसाले और सिल्क. तो इंडिया जो है वो बाकी सारी कंट्रीज के साथ रोड्स के थ्रू जब जुड़ा था, मतलब कुछ कंट्रीज के साथ रोड्स के थ्रू, रोडवेज के थ्रू जुड़ा था, तो वो सिल्क रूट था, दैट इज सिल्क रूट. और सबसे ज्यादा जो सिल्क का ट्रेड होता था बाकी कंट्रीज के साथ वो सिल्क रूट के थ्रू होता था. और जो स्पाइसेस का ट्रेड था, मसालों का ट्रेड था, मसाला सबसे बड़ी ऐसी चीज थी जो एक्सपोर्ट की जाती थी, सबसे बड़ा ऐसा प्रोडक्ट था जो इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता था. और आज भी देखा जाए तो इंडिया जो है वो मसालों के एक्सपोर्ट के लिए पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है. जो साउथ एरिया है इंडिया का वो बहुत ही ज्यादा रिच है स्पाइसेस में. सो पानी के रास्ते के थ्रू, मतलब समुद्र के रास्ते के थ्रू, सी रूट से, मैरीटाइम रूट जिसको कहा जाता है, हम लोग ईस्ट और वेस्ट एरिया से जुड़ते थे सी से. और सबसे ज्यादा हम लोग स्पाइसेस का ट्रेड जो है वो स्पाइस रूट से करते थे. सो धीरे धीरे सिविलाइजेशंस डेवलप होनी शुरू हुई. तो आप सबने नाम सुना है किसका? मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा का. हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदाड़ो सभ्यता, उस पर तो एक मूवी भी बनी है. तो धीरे धीरे ये सभ्यताएं जो है, ये सिविलाइजेशन जो है वो डेवलप हुई. सबसे ज्यादा रिलेशनशिप जो स्टार्टिंग में बने, जो क्लियरली जिनके हिस्ट्री में आपको स्टडी मिलेगी, दैट इज विद द मेसोपोटामिया. उनके साथ कमर्शियल कनेक्शंस बिल्डअप किए गए. गोल्ड में, सिल्वर में, जेम स्टोन्स में बहुत ज्यादा डीलिंग की जाती थी. आपको पता, जो पुराना टाइम था इंडिया का वो राजे महाराजाओं के था. यहाँ पे सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, ये सब चीजें बहुत ज्यादा थी. और इंडिया सबसे ज्यादा ट्रेड भी इन्हीं में करता था. बाकी कंट्रीज के साथ जब डीलिंग करता था ना, तो वो इन चीजों में बहुत ज्यादा करता था. और सबसे पहले उसके कमर्शियल कनेक्शंस जो थे वो मेसोपोटामिया के साथ बने थे. So this period was marked by the substantial commercial activities. तो जब ये civilizations वगैरह डेवलप होनी शुरू हुई, तो धीरे धीरे कमर्शियल एक्टिविटीज जो है वो एनहांस होना शुरू हो गई और अर्बन डेवलपमेंट होना शुरू हुआ. मतलब नई नई फैसिलिटीज जो है वो सामने देखने को मिली. ट्रेड रेगुलेशंस आ गए. देखो, रेगुलेशंस का मतलब ये होता है कुछ रूल्स अप्लाई किए जाते हैं, कुछ कंडीशंस अप्लाई कर दी जाती हैं. तो ये सारी चीजें जो है ये बीच में इंक्लूड होना शुरू हो गई. एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन्स. फिर उनके बाद में उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि अब जैसे आप सीरियल्स में भी देखते हो, मूवीज में भी देखते हो कि जब राजे महाराजाओं के बीच में, या उनको वो अपने कारीगरों से कुछ चीज खरीदते हैं, सोने जवाहरात खरीदते हैं, बदले में उनको सिक्के देते हैं. तो वेइंग प्रैक्टिसेस, रेगुलेशंस, कॉइन सिस्टम, ये सब धीरे धीरे इन्हीं सिविलाइजेशंस में डेवलप होना शुरू हुआ. क्योंकि हम लोग जब कंसिडरेशन पे करते हैं ना, जैसे आज इंडिया में आप लोगों ने जब कोई चीज खरीदनी है तो आप रुपी देते हो, मतलब करेंसी यूज करते हो. तो दैट टाइम जो करेंसी होती थी दैट वाज कॉइन्स. और कॉमन एक्सेप्टेबल मेजर्स गॉट डेवलप. तो कॉमन एक्सेप्टेबल मेजर वही था, कॉइन्स. तो वो डेवलप होना शुरू हो गई कि हम लोग ये कॉइन्स के थ्रू जो है वो काम करेंगे. आप सबने बार्टर सिस्टम के बारे में सुना होगा. बार्टर सिस्टम क्या चीज रहती है कि जब हम गुड्स में डील करते हैं, मतलब वी गिव यू द गुड्स एंड इन रिटर्न वी आर गेटिंग द गुड्स. जैसे एक पर्सन ने चावल देके बदले में गेहूं खरीद ली, तो वो चीज जो है वो बार्टर सिस्टम होता है. इसमें करेंसी इन्वॉल्व नहीं होती है, मनी इन्वॉल्व नहीं होती है. तो आप लोगों ने याद रखना है कि सबसे पहले हमारे पास सिल्क रूट था, स्पाइस रूट था. स्पाइस रूट मैरीटाइम्स के थ्रू था, मतलब समुद्र के जरिए. और जो सिल्क रूट था वो रोडवेज के जरिए था, मतलब फ्रॉम द लैंड. धीरे धीरे सिविलाइजेशंस डेवलप हुई, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, जिसमें हमारा मेसोपोटामिया के साथ बहुत ज्यादा कमर्शियल ट्रांजैक्शंस हुई. गोल्ड, सिल्वर, जेमस्टोन्स के बीच में अर्बन डेवलपमेंट होनी शुरू हुई. ट्रेड रेगुलेशंस आए, अलग अलग तरह के कॉइन्स डेवलप किए गए, वेइंग प्रैक्टिसेस डेवलप हुई. और एक कॉमन डिनोमिनेटर जो है, कॉमन मॉनेटरी मेजर जो है वो
डेवलप हुआ, दैट वाज कॉइन्स। फिर धीरे धीरे इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। बेटा इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम हम पता है किसको कहते हैं? आप सबने अपने अपने एरिया में सेठ का नाम सुना होगा। मतलब जो सेठ पर्सन होते हैं ना, वो पता क्या करते हैं? दे डू ग्रांट द फाइनेंस, मतलब वो पैसा देते हैं अपने से पुअर पीपल्स को, या रिक्वायर जिनको नीडी पीपल्स होते हैं वो उनको फाइनेंस करते हैं और बदले में उनसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो वो था एक पुराना तरीका बैंकिंग सिस्टम का, जिसमें एक बिल्कुल मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं था। तो इट वॉज इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम, जिसमें मेटल कॉइन्स हमारी करेंसी थी। करेंसी क्या थी? मेटल कॉइन्स। हम स्टिल अभी भी उस टाइम की बात कर रहे हैं जब हमारे पास कोलोनियलिज्म नहीं आया था, मतलब जब हमारे ऊपर पुर्तगाली, डच, ये सब अंग्रेजों वगैरह ने राज करना शुरू नहीं किया था, तो तब मेटल कॉइन ही चलते थे। इनफैक्ट ब्रिटिशर्स के आने के बाद भी कुछ से मेटल कॉइन्स ही चले हैं। तो इट वाज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हुंडीज डेवलप हुई ना। व्हाट इज हुंडीज? बेटा आज के टाइम पे आपने एक वो सुना होगा, चेक सिस्टम। चेक सिस्टम क्या होता है? बैंक आपको एक चेक बुक देता है, आप पर्सन का नाम लिखते हो, अमाउंट फिल करते हो, आपका अकाउंट नंबर लिखा जाता है, आप उसके ऊपर साइन करते हो और वो पेमेंट पर्सन, वो चेक जो है वो पर्सन अपने बैंक अकाउंट में जमा करवाता है और उसको वो पेमेंट मिल जाती है। तो उस टाइम पे ये जो चीजें होती है ना, वो हुंडीज में लिखी जाती थी। मतलब एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता था और उसके ऊपर हम लोग लिखते थे कि इस पर्सन ने इसको इतना पैसा देना है। सो डेवलपमेंट, इसको हम इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम कहते हैं। धीरे धीरे एनिमल्स में डोमेस्टिकेशन होनी शुरू हो गई, एग्रीकल्चर डेवलप हुआ और ऑब्वियस है उससे पैसा कमाना शुरू किया, कॉइन्स कमाने शुरू किए और वो सेव करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे वर्कशॉप्स डेवलप हुई। ठीक है, इंडिया शुरू से ही जो है ना हस्तशिल्प में बहुत ज्यादा रहा है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा रहा है। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में आपने कोई चीज बनाई तो उसके कारखाना जो है वो ओपन करने शुरू कर दिए गए थे जब इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम का टाइम आ गया था। तो अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट करवाया, दैट इज हुंडी। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक कम से कम एमसीक्यू जो है वो आपके पेपर में इस टॉपिक से रहेगा। हुंडी इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ये एक कॉन्ट्रैक्ट ही होता था जिसमें ये लिखा जाता था कि पेमेंट होनी ही होनी है, वारंटी द पेमेंट, अनकंडीशनल प्रॉमिस, कोई कंडीशन नहीं होगी और वैलिड नेगोशिएशन के थ्रू ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब कहने का ये है, अलग अलग तरह की हुंडीज होती थी, तो आप एक पर्सन से उसको दूसरे पर्सन पे ट्रांसफर कर सकते हो। इट इज इजीली ट्रांसफरेबल। सो ये फोटोग्राफ आप देख रहे हो, दिस इज अ हुंडी। यहाँ पे आपको रुपीस का अमाउंट दिख रहा है कि ये इतना अमाउंट है ना, इस तारीख को बना है, इस शहर में बनाया गया है, ये तारीख है, ठीक है, ये ड्यू डेट है, ये जिस दिन बना है वो है, कितने दिनों के बाद किस पर्सन को पे करना है और नीचे सिग्नेचर। तो ये सारी चीज जो है, दिस इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ हुंडी। जिस तरह से आज आप चेक देखने मिलता है आपको, वैसे उस टाइम पे हुंडीज होती थी। तो अब टाइप पढ़ते हैं। बेटा सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है दैट वी हैव दर्शनी एंड मुद्दती, two types of hundis. We have darshani and muddati, two types of hundis. So in the darshani we have dhani jog, which means वो किसी भी पर्सन को पेएबल होगी और रिसीवर के ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी। इट मीन्स अनकंडीशनल। इन केस हुंडी जो है वो मेरे रिलेशन में किसी पर्सन के पास है, अगर वो पर्सन वो मुझे ट्रांसफरेबल कर देता है, मुझे वो डॉक्यूमेंट दे देता है, तो मैं भी उसकी पेमेंट रिसीव कर सकती हूँ। इट मीन्स इट इज पेएबल टू एनी पर्सन। सहयोग दर्शनी हुंडी, इसमें एक पर्टिकुलर उसी पर्सन को पेमेंट की जाएगी जिस पर्सन का नाम मेंशन किया गया है। फिरमन जोग दर्शनी हुंडी, जिसमें पेएबल टू ऑर्डर है। मतलब पेएबल टू ऑर्डर में बेटा कोई ड्यू डेट नहीं पहले असाइन की जाती, कोई भी ड्यू डेट पहले असाइन नहीं की जाती, जब कहा जाएगा तभी उसकी पेमेंट होगी। एंड नेक्स्ट इज देखन हर दर्शनी। इसमें क्या होता है, जो भी प्रेजेंट करेगा ना, मतलब जो भी पर्सन जाके वो डॉक्यूमेंट प्रूफ कर देगा ना, डॉक्यूमेंट मेंशन कर देगा कि दिस इज द डॉक्यूमेंट विद मी, दिस इज द हुंडी विद मी, तो वो प्रेजेंटर के पास जो है वो हुंडी, मतलब उसको वो पेमेंट मिल जाएगा। सो अब मुद्दती की 3 कैटेगरीज है। अगेन दार्शनी में जो धनी जोग था उसमें आप किसी भी पर्सन को पेमेंट करते थे, रिसीवर की लाइबिलिटी नहीं थी। बट मुद्दती में जो धनी जोग है उसमें एक फिक्स्ड पीरियड में पे करना है। आपको पेमेंट तो करनी है बट एक फिक्स्ड टाइम पीरियड पे पेमेंट करनी है, पेएबल ओवर अ फिक्स्ड पीरियड टू एनी पर्सन। ठीक है, उसमें टाइम पीरियड नहीं है बेटा। दर्शनी वाली में और मुद्दती में एक फर्क है। वो फर्क क्या है? दर्शनी में टाइम पीरियड नहीं है, नो टाइम पीरियड। इन धनी जोग हुंडी देयर इज नो टाइम पीरियड, बट इन द मुद्दती देयर इज अ टाइम पीरियड। ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है। अगर आप एक बार इसको ध्यान में रख लोगे, मेमोराइज कर लोगे, तो ऑब्वियस है आपका जो क्वेश्चन है एमसीक्यू वो गलत नहीं होगा। सो फिरमन जोग मुद्दती जो है वो भी ऑन द ऑर्डर, टाइम पीरियड इसमें आ जाता है।
ठीक है। और जोखमी मुद्दती जो है वो बाकियों से अलग है। बाकियों से अलग क्यों है? क्योंकि इसमें गुड्स की बात की जाती है। आप जैसे मेरी और आपकी डीलिंग हो रही है, मैं आपको उधार पे सामान बेच रही हूँ, आपने मेरे को पेमेंट करनी है, तो उसके लिए जो मुद्दती बनेगी, जो हुंडी बनेगी, दैट इज जोखमी मुद्दती हुंडी, ठीक है। तो इसमें ड्रॉई के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं रहती है। जो पर्सन ड्रॉ कर रहा है ऑब्वियस है उसके ऊपर लाइबिलिटी रहती है कि उसने गुड्स टाइम से पहुंचानी है, देन उसको पेमेंट आ जाएगी, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ हुंडीज। फिर धीरे धीरे इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम के बाद जो है वो इंटरमेडाइरीज सामने आए। इंटरमेडाइरीज होता है मिडिल मैन बेटा। आज के टाइम पे बैंकिंग हमारा बहुत बड़ा मिडिल मैन है, हमारा सारा फाइनेंस सेक्टर ही मिडिल मैन है। इंश्योरेंस हो गया, बैंक इंश्योरेंस हो गया, शेयर मार्केट हो गई, दीज आर ऑल मिडिल मैन। मिडिल मैन अब ये किस तरह से? देखो आपके पास सरप्लस फंड है, आप इन्वेस्टर हो, मैं एंटरप्रेन्योर हूं, तो मेरे पास मेरा कॉर्पोरेट सेक्टर है, ठीक है। कहने का मतलब ये है सेवर और इन्वेस्टर के बीच जो मिडिल मैन होता है ना, दैट आर इंटरमेडियरीज। आपके पास सरप्लस फंड्स है, आप सेव कर रहे हो, आप बैंकिंग सिस्टम में लगा रहे हो या सिक्योरिटी सिस्टम में लगा रहे हो या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, आगे वो पैसा जो है वो एज ए लोन मैं हायर कर रही हूँ, तो इट मीन्स आई एम द इन्वेस्टर ना। सो ये इंटरमेडियरीज जो है वो बिल्डअप होने शुरू हुए। कमीशन एजेंट्स, ब्रोकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेल और रिटेल ट्रेड बना। ट्रेड इससे ज्यादा एक्सपैंड हुआ और एशिया में ना बुलियन ट्रेडिंग बहुत ज्यादा होनी शुरू हो गई, सिल्वर ट्रेडिंग बहुत ज्यादा होनी शुरू हो गई। फिर जगत सेठ्स बने। जगत सेठ्स मीन मुगल पीरियड और ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे ना बड़े बड़े सेठ होते थे जो किसी नगर के या किसी गांव के या किसी पर्टिकुलर पंचायत के बहुत अमीर या हेड होते थे, जो आगे अपने पर्सन्स को, मतलब या अपने गांव वासियों को, अपने नगर वासियों को लोन देते थे, मतलब फंड देते थे, पैसा देते थे। बैंकर्स जो थे, जो इंडिजीनियस बैंकर्स है, वो एज एन एग्जीक्यूटर या ट्रस्टी काम करते थे। जैसे आप ये कह लो कि एक किसान है ना, और उसने क्या किया, उसके पास थोड़ा सा गोल्ड पड़ा था, उसने वो गोल्ड गिरवी रखवा दिया किसी सेठ के पास, सेठ ने बदले में उसको पैसे दे दिए कि तुम अपना ये काम कर लो, है ना। सो इट इज ऑल अबाउट, वो सेठ जो है वो उसके गोल्ड को लेके एज एन ट्रस्टी काम कर रहा है, ठीक है। बट ये हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे। बेटा इंडिजीनियस बैंकिंग का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था ना, वो यही था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा चार्ज किया जाता था, अपने ही लेंडर्स को, सॉरी अपने ही बोरोअर्स को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था। फिर धीरे धीरे क्रेडिट ट्रांजेक्शन इमर्ज हुई, मतलब ऑन द स्पॉट कैश नहीं पे करना, उसकी वजह से आपके पास लोन्स की अवेलेबिलिटी रह गई। बट इंडिया उस टाइम पे इतना रिच था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल था। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या चीज होती है, थोड़ा ओवरव्यू में कर लेता है। हमारी कंट्री कितना बाहर वाली कंट्री से एक्सपोर्ट करती है और कितना इंपोर्ट करती है। अगर इंपोर्ट करेगी तो आपसे पैसा जाएगा, ठीक है। तो मैंने इंपोर्ट वर्ड के नीचे बेटा वर्ड लिख रही हूँ आउट, ठीक है, मतलब हमसे पैसा जाएगा। अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो वो हमको पेमेंट देंगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा इन। अब तुम कितना पैसा कमा रहे हो, अगर वो पैसा ज्यादा है, अगर आपके एक्सपोर्ट्स जो हैं वो आपके इंपोर्ट्स से ज्यादा हैं, तो इसका मतलब तुम्हारे पास पैसा ज्यादा है, इट मीन्स फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, अदरवाइज इट इज अनफेवरेबल। फिर धीरे धीरे एडिशनल फंड्स मिलने शुरू हो गए, मतलब हमने कारखाना को डेवलप करना शुरू किया, इंडस्ट्री सेटअप करनी शुरू की, ट्रेड डेवलप हुआ। फिर कमर्शियल बैंक्स आए। अब जैसे आपको पता है कि बहुत पुराने टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे जो है वो इंपीरियल बैंक्स एंड ऑल, ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे इंपीरियल बैंक्स एंड ऑल की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। फिर ट्रांसपोर्ट धीरे धीरे डेवलप हुआ। सो टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज देयर, लैंड ट्रांसपोर्ट एंड द वाटरवेज ट्रांसपोर्ट। सो लैंड ट्रांसपोर्ट में हमारे पास रोडवेज रूट थे, जिसमें बंगाल से तक्षशिला तक हम लोग जुड़ चुके थे। अब आप देखो बंगाल किस एरिया में है, इंडिया के कौन से एरिया में पड़ता है, तक्षशिला किस एरिया में पड़ता है, तो हम लोग इतने सारे रूट से बाय द वे ऑफ द लैंड हम इससे जुड़ चुके थे। और साउथ और ईस्ट में हम लोगों ने बहुत ज्यादा अपना रोडवेज जो है, रेलवे सिस्टम जो है वो डेवलप कर लिया था। फिर वाटरवे ट्रांसपोर्ट आया, और ये सारा कुछ ना ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के टाइम पे हुआ। उससे पहले भी एक्चुअली थोड़ा थोड़ा रेलवे तो नहीं था एस्टैब्लिश हुआ, बट रोडवेज एस्टैब्लिश हो चुका था। वाटरवे ट्रांसपोर्ट जो है ना, इसमें मालाबार कोस्ट की बात की गई। यहाँ पे बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका एमसीक्यू में कवर किया जा सकता है। विच स्पाइस इज नोन एज ब्लैक गोल्ड, दैट इज पेपर। पेपर को इंडिया का ब्लैक गोल्ड कहा जाता था क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा डीलिंग थी स्पाइस में। मालाबार कोस्ट से हम लोग इसकी डीलिंग करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। कैलिकट कोस्ट से चाइनीज के साथ डीलिंग होती थी, डायमंड्स में, पर्ल्स में, कॉटन में, पेपर में। और कोरोमेंडल कोस्ट से फिर पुलिकत पोर्ट जो था, जो बंदरगाह थी, उससे हम लोग ईस्ट एशिया से डील करते थे।
फिर धीरे धीरे ट्रेडिंग कम्युनिटीज बनी। अब इसमें बेटा सेठ के नाम आएंगे, मतलब जो इंडिजीनियस बैंकर्स रहते थे नॉर्दर्न रीजन में, हमारे यहाँ पे जहाँ पे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये सब एरियाज आते हैं। सो पंजाबी और मुल्तानी जो थे ना, वो ज्यादा बिजनेस हैंडल करते थे। वेस्टर्न इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया जैसे कि ये बंगाल एंड ऑल, सॉरी वेस्टर्न इंडिया, राजस्थान एंड ऑल, महाजन्स जो हैं वो ट्रेड को मैनेज करते थे। साउथ इंडिया में छेतियार्स थे और गुजरात और राजस्थान में हमारे पास भट्ट्स थे। तो ये आपको कम्युनिटीज याद रखनी पड़ेंगी कि नॉर्दर्न इंडिया में हमारे पास पंजाबी और मुल्तानी थे, वेस्टर्न इंडिया में महाजन्स, साउथ इंडिया में छेतियार्स और गुजरात और राजस्थान में भट्ट्स। फिर अब ये एक कंक्लूसिव फॉर्म में दिया गया है कि किस तरह से 1991 तक इंडिया का जो ट्रेड है वो डेवलप हुआ। अब देखो स्टार्टिंग में तो इंडिया वाज द इंडिया में जीरो जो है वो इंडिया में डेवलप किया गया है। अर्थशास्त्र चाणक्य ने इंडिया में डेवलप किया। देखो इंडिया एक तरह से, चाहे आप एजुकेशन फील्ड में कह लो, चाहे आप उसको किसी एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में कह लो, एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में कह लो, किसी भी फील्ड में कह लो, इंडिया वॉज द कंट्री विच शोज द अदर कंट्रीज द वे टू लिव। ठीक है, ये आपको पता है कि इंडिया का जो सिविलाइजेशन है, इंडिया का जो सभ्यता है, इंडिया का जो हिस्ट्री है, दैट इज ग्लोरियस पास्ट। तो फर्स्ट और 7th सेंचुरी तक हम, इंडिया जो था वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी। मतलब पूरे वर्ल्ड में आप समझो हमारी 1/3 या 1/4 वर्ल्ड की हेल्थ, वेल्थ, मतलब प्रॉपर्टी, पैसा, संपत्ति हमारे पास थी। और हमारी कंट्री को उस टाइम पे स्वर्ण भूमि या स्वर्ण द्वीप कहा जाता था। ठीक है, तो प्री कॉलोनियल पीरियड, अब ऑब्वियस है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा तो दुनिया उसकी तरफ आएगी, है ना। तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, ये सब हमारे पास आए। तो कॉलोनियल पीरियड से पहले तो हम लोग शाइन कर रहे थे, वी वर इन द एज ऑफ द प्रोस्पेरिटी। जैसे ही हमने अपनी फ्रीडम लूज की, ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप हुई, हमारी साइंटिफिक और एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन रुक गई, हमारा इंडस्ट्रियल सेटअप रुक गया, एजुकेशन इंडिया में बहुत बुरा हाल हो गया, इंडियंस के पास जो फैसिलिटीज थी वो धीरे धीरे खत्म कर दी गई और हम लोग गुलाम हो गए। सो ब्रिटिश एम्पायर पूरी तरह से 18th सेंचुरी में इंडिया में रूट कर चुका था और इंडिया का जो फेस था वो एक्सपोर्टर से इंपोर्टर का हो चुका था। मतलब कोई टाइम था जब हम लोग एक्सपोर्ट करते थे और हमारे पास पूरे वर्ल्ड का 1/3 और 1/4 वेल्थ था। बट आज के टाइम पे 18th सेंचुरी when we got the lack of freedom, we lacked the freedom from because of the East India Company, because of the British Empire, we became the importers. हमें वो सामान मंगवाना पड़ता था। फिर धीरे धीरे जब हम लोगों ने आजादी हासिल की, सो इंडिया बिगेन टू इंडस्ट्रियलाइज, इंडिया धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइज हो गया। ठीक है, सो सबसे पहली बार 5 ईयर प्लान बेटा 1952 में आए थे। आज के टाइम पे 5 ईयर प्लान नहीं बनते क्योंकि नीति आयोग जो है वो उसको रिप्लेस कर चुका है। बट हमें पता होना चाहिए क्योंकि हम हिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं कि 5 ईयर प्लान करके ना इन्होंने सोचा कि हम इंडिया की इकोनॉमी को डेवलप करेंगे। पहले एग्रीकल्चर को फोकस दिया गया, देन इंडस्ट्रीज को फोकस दिया गया, पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए फोकस दिया गया। तो अलग अलग 5 ईयर प्लान में अलग अलग टॉपिक के ऊपर फोकस रखा गया। सो इंडिया ने बहुत ज्यादा रिलाय पता किस चीज के ऊपर किया कि मैं बोरो करता जाऊं फॉरेन कंट्री से और इंडिया को डेवलप करता जाऊं। तो अचानक 1991 में जब हमारे पास फेस करना पड़ा हमें इंडेप्टेडनेस बहुत ज्यादा और इंडिया के पास अपना इंडेप्टेडनेस रीपे करने के लिए नहीं थे फंड्स, सो वी हैव टू इंट्रोड्यूस द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। क्योंकि हमारे ऊपर एक तरह का आप ये कह लो कि रिस्ट्रिक्शन ही था क्योंकि हमें फंड्स नहीं मिल रहे थे। और वर्ल्ड बैंक और IMF का कहना था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक का कहना था कि यू हैव टू इंट्रोड्यूस the liberalization, privatization and globalization in order to develop more। फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, फिर उसके तहत जो है वो इंडिया में रेवोल्यूशनरी चेंज आया। इंडिया ने अपने ज्योग्राफिक रीजन से बाहर जाके काम करना शुरू किया, बहुत ज्यादा बाहर जाके काम करना शुरू किया। और आज के टाइम पे वी आर seeing that we are having the projects of Make in India, Skill India, Digital India। Make in India जो है वो 25 सितंबर 2014 में लॉन्च किया गया था। The reason behind that is कि हमें बहुत ज्यादा आउटसाइड कंट्रीज के ऊपर, फॉरेन प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं फोकस रहना है, हमें फोकस रहना है मेड इन इंडिया पे। जो इंडिया का प्रोडक्ट बना है उसी के ऊपर फोकस रखना है। स्किल इंडिया मीन्स हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारा जो यहाँ पे ट्रेनिंग का सिस्टम है वो सारा स्किल्ड बेस्ड हो, वोकेशन बेस्ड हो। एंड डिजिटल इंडिया मीन्स मेकिंग द इंडिया अ टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेड कंट्री।
So this is all about the today's lecture. I hope आपको पसंद आया हो. And for the study material related to this lecture, for the queries, any query, you must contact us on our Telegram channel, Education World Commerce. Education World Commerce is our Telegram channel. Make sure that you join that and ask me any query in relation to this topic and the other topic of the business studies. Thank you.